after carrying out a detailed discussion upon diagnosing multicollinearity using E-views, now it's time to reveal you towards estimating unit root test using E-views. So, in my this topic, I am going to diagnose the evidence of unit root into the data series while we use E-views. अब हम चल रहे हैं यूनिट रूट टेबल पे। सब पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी E-views फाइल ओपन कर लें एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट न्यू calculations for new table. It should be about unit root test. So the dependent variable is ln GDP per capita. ले जी, ओके जी। सो आपने सबसे पहले ln GDP per capita को ओपन कर लेना, ठीक है जी। आप बेशक इसको वेरिएबल पे जाके राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। बेशक आप इस पे डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। व्हेन वेरिएबल इज ओपन तो इस तरह इसका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने, ठीक है जी। अब आपने इसके व्यू में आना है। व्यू में सबसे पहले स्प्रेडशीट है, ग्राफ है। हाँ, अगर आपने इसका ग्राफ ऑब्जर्व करना है तो ग्राफ पे क्लिक करें, ये लाइन आ गया जी एंड ओके क्लियर। ये आपके पास ln GDP का ग्राफ भी आ जाएगा इफ यू वुड लाइक टू सी इट्स ग्राफ, ठीक है। अगर आपने इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके इसके हिस्टोग्राम्स के स्टैट्स देखने हैं तो वो भी आपको यूं डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जैरकबीरा और उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मीन वैल्यू, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने वेरिएबल का हिस्टोग्राम देखना है तो ये उसका ग्राफ है, क्लियर, के पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में मौजूद है। अच्छा, अब ग्राफ के बाद अगर आप ये यूनिट रूट पे आ जाए, ठीक है। अभी हम सिंपल यूनिट रूट टेस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चूंकि हम ऑलरेडी लॉग ले चुके हैं तो लॉग का मतलब ये था कि जो भी वेरिएबल्स की प्रोबेबली पावर्स थी, जो भी वेरिएबल्स की पावर्स थी, सो वी ज्यूम दैट ऑल सच पावर्स हैव बीन रिमूव्ड। क्योंकि जब लॉग ले लेते हैं तो वो पावर्स लॉग से बाहर यानी नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है ना। इफ फॉर एग्जांपल इफ इट इज x3 एंड व्हेन यू टेक नेचुरल लॉग ऑफ x3 तो 3 इंटू ln x बन जाता है। बात समझ रहे? तो इसका मतलब ये है कि व्हेन योर वेरिएबल वाज नॉन लीनियर and you have applied natural logarithm upon it, so we assume that all the variables which were non-linear earlier have become linear afterwards. बात समझ आ गई? So when your sample is linear, when your variables are linear, then you will be using this unit root test, which is simple unit root test. Clear होगी बात? In case when your data is linear, in case when there is no evidence of non-linearity into your data, in that case you would be using this simple unit root test. ले जी, इस unit root test में आ गए हम। ये एक छोटी सी विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसका साइज यहां से चेंज नहीं हो सकता। If it is visible, then what I'm gonna do is मैंने सिंपल यूनिट रूट टेस्ट के ऊपर क्लिक किया और इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से मैंने अब आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया जो लीनियर डेटा पर यूनिट रूट टेस्ट कैन बी अप्लाइड। दीज कैन बी ऑगमेंटेड डिकी फुलर, देन डिकी फुलर एक्चुअली अर्लियर है, 1979 के अंदर प्रेजेंट हुआ। देन उसके अंदर स्लाइड modification की गई and we receive another test which was augmented Dickey Fuller, then Philip Perrin with Vyatkovsky, ठीक है, Phillips, Smith, Shen,
इसको KPSS कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वियात को सुवेस्की है इसका नाम, एट ऑल। तो उसके बाद एलियट है, देन एनजी पैरन है। नॉर्मली लिटरेचर के हम अंदर ADF, फिलिप पैरन, KPSS और एनजी पैरन, ये चार यूज करते हैं। और समटाइम्स एलियट का अगर आपने स्टॉक पॉइंट ऑप्टिमल वाला यूज करना है सो आप कर सकते हैं। बट most of the times in literature we have come across with these sort of unit root test: ADF, Philip Perrin, KPSS and NG Perrin। अच्छा, ADF, KPSS और NG Perrin, इन तीनों के नल हाइपोथेसिस सेम है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस इनके क्या है कि सीरीज हैज अ यूनिट रूट, ठीक है। सीरीज हैज अ यूनिट रूट, सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, series is non-stationary, or series follows any specific or particular trend, whether it is an upward sloping trend or a downward sloping trend। तो मैंने आपके सामने जीडीपी को जब प्लॉट किया, सो यू वुड हैव सीन दैट कि डेटा एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, विच इज एन अपवर्ड स्लोपिंग पैटर्न, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग, इन केस ऑफ ADF, Philip Perrin and NG Perrin, in all cases the null hypothesis is same, ठीक है जी। इन तीनों के केसेस में null hypothesis हमारा सेम रहता है। तो ऑल्टरनेट इसके रिवर्स हो जाएगा फिर, ठीक है। दिस इज द null hypothesis, ऑल्टरनेट फिर डेफिनेटली इससे डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है? एनजी पैरन का क्राइटेरिया जो है डिसीजन का वो डिफरेंट है, पहले दोनों का क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर if the probability value reports that the ADF test or Philip Perrin test is insignificant, then we will accept H naught, ठीक है जी। हम H naught कब एक्सेप्ट करेंगे? when probability value of ADF test or Philip Perrin test reports that the said tests are insignificant, then in this case we will accept H naught, ठीक है जी। अब कैसे पता चलेगा कि ये इनसिग्निफिकेंट है? तो टेस्ट की इनसिग्निफिकेंस का पता चलता है इफ p वैल्यू इज 0.1 और above, ठीक है जी। if p value is 0.1 or above, in this case then ADF test and Philip Perrin test becomes insignificant, ठीक है। so we conclude that we are going to accept the null hypothesis। And what is the null hypothesis? It says that series follows any particular trend, or it is non-stationary, or it has a unit root issue। Got my point? अच्छा, अब ये नल हाइपोथेसिस को हमने असल में रिजेक्ट करना होता है अगर हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि सीरीज शुड बी स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टेशनरी मतलब ये कि उसका स्लोप जो है इट हैज बिकम जीरो। तो स्लोप का मतलब क्या है? ये देखें, ये ट्रेंड फॉलोअर ट्रेंडेड
सीरीज, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जब ट्रेंड होगा तो इसका मतलब है उस ग्राफ के ऊपर अगर आप कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो उसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ द वेरिएबल इज नॉन जीरो। ठीक है, स्लोप ऑफ द वेरिएबल इज नॉन जीरो। ये कब होता है जी? जब नॉन स्टेशनरी हो, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो भी हो सकती है। लेकिन जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में जाते हैं उसमें assumption ही ये होती है कि स्लोप ऑफ द वेरिएबल हैज बिकम जीरो। तो जब वो जीरो हो जाती है इसका मतलब ये है कि वो स्लोप ब्रेक हो गई है। तो जब वो उसका ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो ट्रेंड ब्रेक होने का मतलब ये है कि सीरीज अप्रोक्सीमेटली स्टेशनरी हो गई है और यूनिट रूट का इशू एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्राइटेरिया। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है, वो होती है टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं गिवन, सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, व्हेन probability value is not given, in this case how do we decide about the significance or insignificance? तो आपने इस केस में क्या करना है, what you need to do, you need to say calculated value of ADF test और फिलिप पैरेंट टेस्ट। ठीक है, बल्कि कोई भी टेस्ट हो, जो भी टेस्ट आप अप्लाई कर रहे होंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट, जो भी टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इन केस व्हेन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, जब वैल्यू टेस्ट की वैल्यू पॉजिटिव आए ना, यानी पॉजिटिव कोई नंबर आ जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज ग्रेटर देन द tabulated value, of the test। ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड और क्रिटिकल, टेबुलेटेड वैल्यू कह लेंगे, इसको क्रिटिकल वैल्यू कह लेंगे। ठीक है, then we will fall in the critical region। इस केस में क्या करेंगे, हम क्रिटिकल रीजन में चले जाएंगे। ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट critical region is critical for the null hypothesis। Therefore, in critical region, we reject H naught and accept HA. HA is alternate hypothesis and H naught is null hypothesis. Let me mention over here, otherwise you would get confused. It with its corresponding critical value, right? When the calculated value is greater than the corresponding critical value, then we would be falling in the critical region. Okay, let me show you it upon the graph.
rather to open the graph, let me open up. This is my whiteboard. Um, let me let you know in case when the corresponding critical value is pose 3.2. Okay, the calculated value. Okay, this 3.2 tells you about it is your critical value. Okay, one is calculated value. Say it is 4.3. Okay, so look at this calculated value. It is greater than this critical value, which is 3.2. Okay, so meaning that when we take this value, say it is 0 over here. So when you consider your this value while taking this diagram in your mind, the value of 4.3 may lie over here. Okay, maybe it lies over here. So this part from the point 3.2 and onwards, this is the area which you may call it as critical region. Okay, critical region is always critical for your H naught. Okay, so you just think that this is an ICU. This is an ICU for H naught. Here H naught is into critical conditions. So it is on deathbed. And perhaps, not perhaps, I must say with certainty, within this region, H naught is always rejected. We reject H naught within this region. Okay, so we reject H naught within this region. So this whole area is an acceptance zone. This is an acceptance zone for H naught. If my calculated value remains less than 3.2, like 3.199999, like तो 3.199 अगर यानी 3.2 से पहले पहले if my value lies below than 3.2, अगर मैं इस रीजन में आता हूं तो here I would be accepting H naught or null hypothesis and conclude that series has a unit root. लेकिन यहां क्या conclude करूंगा कि series is stationary, series does not have any unit root issue, series is the slope of the series is 0. ठीक है, तो ये है मेन केस जब आपके पास वैल्यू क्या हो पॉजिटिव. लेकिन अगर वैल्यू आ जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में आप क्या करेंगे? नेगेटिव के केस में ये देखें, ये है 0. सपोज आपकी क्रिटिकल वैल्यू स्टार्ट हो रही है -3.2 से. ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू फर्ज करें दो आ गई वैल्यूज, दो केसेस बन जाते हैं. एक केस में आ गई जी -2.1 और एक केस में आ गई -6.1. ठीक है जी. अच्छा, ये आप ध्यान में रखें क्या कि -6.1 जो है या -3.2 जो है इट इज लेस देन -2.1.
okay, but -3.2 is greater than -6.1. ठीक है जी। तो -3.2 जो है इट इज ग्रेटर देन -6.1, लेकिन ये -2.1 से लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इस इनइक्वालिटी के जो वैल्यूज -3.2 के राइट साइड पर आ रही है ना, इस नंबर लाइन पर राइट साइड पर जितनी वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या है जी, -3.2 से ग्रेटर है। ठीक है, वो सारी इस साइड पे आ रही। तो ये सारे का सारा जो जोन है, ये सारे का सारा जोन क्या होगा जी, एक्सेप्टेंस जोन और H0। ठीक है जी, और ये क्या है जी, ये है सारे का सारा क्रिटिकल रीजन। इट इज एन ICU फॉर योर H0। सो critical, this is a critical region area. Within this area, reject H0। कि कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू। यहां क्या कंक्लूजन लिखेंगे, यहां लिखेंगे जी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू है, इससे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू व्हेन इट इज लेस, यही तो बात बता रहा हूं कि अगर ये -6.1 आती है या -3.21 आ जाती है जो इस एरिया में आती है, हियर वी विल बी रिजेक्टिंग H0। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, इसके लिए। और इस केस के लिए जब वैल्यू 3.2 से ग्रेटर आ जाए, -3.2 से ग्रेटर आएगी, तो हम इस रीजन में आ जाएंगे। जब हम इस रीजन में आएंगे, हियर वी विल बी एक्सेप्टिंग H0। You got my point? So what is the difference between these two? Here what we were saying, a calculated value of the test is greater than the critical value of the test। ठीक है जी, यहां मैंने क्या मेंशन किया, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। तो जब ये सिनारियो होगा तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट H0, और वाइस वर्सा इन केस व्हेन दिस सिनारियो इज डिफरेंट। तो अब इसी को मैंने यहां से किया कॉपी, और देखें मैंने डायग्राम के साथ आपको उसमें बताया, और इन केस व्हेन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू से या टेबुलेटेड वैल्यू से क्या हो जाएगी, लेस देन we will fall in the critical region. We all know that critical region is critical for null hypothesis or it is an ICU for the H0। ठीक है, therefore in critical region we reject H0 and accept alternate hypothesis। क्लियर है। टेस्ट पे थ्योरेटिकली इसको देखकर अब आ गए हम टेस्ट पर। हमने क्या किया, ऑगमेंटेड डिकी फुलर और फिलिप पैरन के केस में इसको देखते हैं। देखिए, ऑगमेंटेड डिकी फुलर को सेलेक्ट किया, लेवल का मतलब ये है कि डेटा विदाउट टेकिंग डिफरेंस उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। व्हेन यू आर टेकिंग इंटरसेप्ट, ओनली इंटरसेप्ट इन द इक्वेशन,
और जब ट्रेंड लेंगे तो एक वेरिएबल ट्रेंड के नाम से बी ऐड हो जाएगा आपकी उस इक्वेशन के अंदर, यानी इंटरसेप्ट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म सी होगी और ट्रेंड के अंदर यानी बीटा 1 इनटू ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब टाइम, टाइम का वेरिएबल भी आ जाएगा। वो कैसे जनरेट होगा वो मैं आपको यहाँ पे, ये देखें, ये एक्सेल की शीट है, ये लॉग फॉर्म वाला डेटा था, ठीक है। इसमें अगर आपसे कोई कहे जी टाइम वाला वेरिएबल दिखाएं हमें, तो सॉफ्टवेयर या सिस्टम उसको इस पैटर्न से जनरेट करेगा। ये टाइम आ गया जी, तो ये टाइम स्टार्ट कहाँ से हमारे पास हो रहा है जी, 76 से। फॉर इंस्टेंस स्टार्टिंग ईयर होता है ना, लाइक 76, so a system consider this year as the first year, okay, the next year is considered as the second year, then third and fourth, और फिर ये क्या होता है जी, ये पूरा एक डेटा सिस्टम जनरेट कर देता है। क्लियर? तो यूं ये डेटा जनरेट हो जाता है ट्रेंड का। इसको सिस्टम टाइम के नाम से नहीं जानता, इसको ट्रेंड कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट का भी सैंपल वो समटाइम्स हर सिस्टम का अपना अपना होता है, तो कांस्टेंट में बेसिकली कोई कांस्टेंट नंबर ज्यूम कर लेता है, वो 1 से 2 जो भी है, कोई एक नंबर ले लेता है एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द इयर्स। ठीक है, ये इस तरह का इसका डेटा जनरेट हो रहा होता है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर। तो हम अभी इसको इंटरसेप्ट पे टेस्ट करेंगे, ट्रेंड वाली ऑप्शन हम कम से कम यूज करेंगे। अच्छा जी, एडीएफ एट लेवल एंड इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिकेशन हमारे पास लेवल है, इंटरसेप्ट है। यहां से ऑटोमेटिक सिलेक्शन में आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पे आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन चूज कर सकते हैं। नॉर्मली अकाइक, श्वार्ज एंड हनान, इन तीनों में से कोई इंफॉर्मेशन यूज होती है। आप मॉडिफाइड हनान भी यूज कर लें, मॉडिफाइड श्वार्ज भी और मॉडिफाइड अकाइक भी, ठीक है। बेसिकली ये क्रिटिकल वैल्यूज ही चूज करेंगे, ये लैग लेंथ क्राइटेरियंस है। तो इनमें से ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज को एडजस्ट नहीं, वो तो मेरे ख्याल क्रिटिकल वैल्यूज सेम रहेंगी। कैलकुलेटेड वैल्यूज के लिए वो लैग लेंथ वगैरह कंसिडर कर लेते हैं, 1 होनी चाहिए, 2 पे टेस्ट को रिग्रेस करना चाहिए, 3 पे करना चाहिए एंड सो ऑन। तो मिनिमम लैग लेंथ 1 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है जी। तो वो आप हर वेरिएबल की डिफरेंट कैलकुलेट हो सकती है, बट जरूरत नहीं है। मैं यूजर स्पेसिफिकेशन में जाके 1 पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम गोना से ओके। जैसे ही मैंने इसको कहा ओके, तो अब ये देखें, जस्ट अज्यूम कि मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू यहां पर नहीं है, ठीक है। जस्ट अज्यूम इट इज नॉट गिवन, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई नेगेटिव। क्लियर? क्या कैलकुलेटेड वैल्यू आई? ये है वैल्यू कैलकुलेटेड, एडीएफ लाइक ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये टेस्ट की वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड, और ये क्या है? टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू एट 1%, 5% एंड 10%, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है जी? -2.61 से क्रिटिकल रीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है एंड ऑनवर्ड चल रहा है, ठीक। और यहां ला के इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने इसको किस बेंचमार्क के मुताबिक चेक करना है? ये देखें, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज नेगेटिव, इसमें आ रही है या इसमें आ रही है, ठीक है। तो आपने अब देखें कैलकुलेटेड वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू, ये है नेगेटिव। सो लेट मी कंपेयर इट विद दिस क्राइटेरिया, ठीक है। तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई ये, और ये क्या आ गई जी? क्रिटिकल वैल्यू। स्टार्ट कहां से हो रहा है क्रिटिकल रीजन? -2.61 से। अच्छा, -4.44, सॉरी, -0.44 is greater than -2.6174, थ्री फोर। गॉट माई पॉइंट?
ठीक है, अब ये वैल्यू आपने ज़हन में रखनी है और इसको लेके जाते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पे। वैल्यू हमारी स्टार्ट हो रही है -2.61 से, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे सेंटर है और 0 है वैल्यू हमारी। अब कैलकुलेटेड वैल्यू 0 से छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, सो इट लाइज राउंड हेयर, it is 0.44 and it is negative. So the calculated value is not following into critical region. Clear? So within this area, we cannot say that we can reject H naught. अब हमारी वैल्यू आ गई इस रीजन में. Here what we need to do, we need to accept H naught. Clear? आपने इसमें क्या देखना है कि मैंने आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताया था कि टेस्ट को क्या होना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ एडीएफ टेस्ट और फिलिप-पेरेंट टेस्ट reports that the said tests are insignificant if p value is 0.1 or above. ठीक है, just note down this point, the p value should be 0.1 or above. What to conclude? We need to conclude the test is insignificant. तो अब देखें, this is the probability value, this was the calculated value, this was the calculated value, and this is the probability value. Okay, so look at the probability value, it is 0.1 or above, so it is 0.88. So you could see that p value of ADF test is greater than 0.1, greater than is greater than 0.1. So ADF test is insignificant. Therefore, we may conclude that there is an evidence of unit root, because here we may accept H naught. ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्यों यूज होती है? इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट H naught. ठीक है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, वी यूज p वैल्यू टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट H naught. ठीक है जी, तो we will be accepting H naught in case we will be accepting H naught in case when probability value is 0.1 or above. Accept H naught if p value is equal or greater than 0.1. ठीक है जी, reject H naught if p value is less than 0.1. ठीक है जी, H naught को accept कर लो when probability value is equal or greater than 0.1, and if it is less than 0.1, in that case we will be rejecting H naught. Got my point? Yes. तो हमारे इस केस में you could clearly see that कि probability value 0.1 है, लिहाजा H naught क्या करना है, हमने accept करना है. So what is H naught of ADF? ADF का H naught क्या है? This is H naught. ठीक है जी, वो क्या है जी? Series has a unit root.
Number one, series is non-stationary, or series follows a particular trend, meaning that the slope of the variable is non-zero. ठीक है जी, यानी slope of the variable or series is non-zero. Therefore, there is an evidence of non-stationarity in the data series. इससे आगे चलते हैं। अब इसी वेरिएबल को अब हमने फर्स्ट डिफरेंस पर भी टेस्ट करना। तो यहां से पता चल गया कि वेरिएबल को जब लेवल का कैसे पता चलेगा। लेवल का मतलब ये है कि वेरिएबल का जब कोई डिफरेंस नहीं है तो ओरिजिनल वेरिएबल यूज हो रहा होता है। और ओरिजिनल वेरिएबल क्या था हमारे पास, LN GDP पर कैपिटा। ये लेवल का वेरिएबल। आपने इसी रिजल्ट के व्यू में आना दोबारा, और यहाँ यूनिट रूट अगेन पड़ा हुआ है, यूनिट रूट में आना, और इसी को आपने फर्स्ट डिफरेंस पे, और यूजर स्पेसिफिकेशन आपके सामने चल रहा है। ओके, जैसे आपने ओके किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्रिटिकल वैल्यूज एज इट इज है। मैं ये रिजल्ट दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, यहां से कॉपी करके इसको मैं अगेन ले गया हूँ वर्ड पे। ठीक है जी, ये मेरे पास वर्ड की फाइल है जनाबे वाला, और इधर ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, अच्छा ये रिजल्ट कहाँ पे कैलकुलेट हुआ है जी, ये हुआ है एट फर्स्ट डिफरेंस। ये दोबारा देखें जरा, ये देखें, ये डी टर्म जो है, ये जो डी टर्म है, व्हाट इट इज सिग्निफाइंग, द टर्म डी इज सेइंग that I am testing this variable at first difference. I'm testing ln GDP per capita at first difference, and if there is more than one D, तो ये एक D का मतलब है वेरिएबल को वन टाइम डिफरेंस किया गया है, और टू Ds का मतलब क्या है, वेरिएबल को मोर देन वन टाइम्स डिफरेंस किया गया। ये फर्स्ट के बाद मैं सेकंड डिफरेंस करने लगा हूं। तो सेकंड पे जरा ऑब्जर्व करें, ये देखें, ये ln GDP कॉमा 2, ये डी आ गया, ये सेकंड टाइम डिफरेंस हो गया, यानी डिफरेंस का भी दोबारा टू टाइम्स डिफरेंस हो गया इसका। ठीक है, तो टू टाइम्स डिफरेंस लेने के बाद इसकी वैल्यू ऑब्जर्व करें और प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो हमने इसको लेवल पर टेस्ट करना है और फर्स्ट डिफरेंस पर टेस्ट करना है। टाइम सीरीज डाटा को सेकंड डिफरेंस पर टेस्ट नहीं करते, जाना भी नहीं है हमने उस रास्ते। अच्छा, अब जरा ऑब्जर्व करें, ये फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू थी। ठीक है, और लेवल पे कैसे थी जी, ये देखें, ये लेवल की स्पेसिफिकेशन है, ये फर्स्ट डिफरेंस की स्पेसिफिकेशन। आप लेवल या फर्स्ट, जब लेवल को करेंगे तो डी रिमूव हो जाएगा, जब फर्स्ट डिफरेंस को करेंगे तो यहाँ पर डी ऐड हो जाएगा। ओके किया। अच्छा, अब ये वैल्यू अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा लैग्स इंट्रोड्यूस करवा दें, तो मैं एक से ज्यादा लैग्स इंट्रोड्यूस करवा के दिखा देता हूँ। तो याद रखें, अब ये देखें, ऑब्जर्व करें, लैग ऐड करने से वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में कम हो गई है, जबकि लैग कम करने से एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू ग्रेटर हो गई है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमने जो यूजर स्पेसिफिकेशन मिनिमम क्राइटेरिया 1 रखा था, दैट इज फाइन विद अस। ठीक है, तो जिस लैग पर आपने लेवल का वेरिएबल टेस्ट करना है, उसी लैग पर आपने फर्स्ट डिफरेंस का वेरिएबल टेस्ट करना है। क्लियर, आपने लैग लेंथ को सेम रखना है। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि सभी वेरिएबल्स को एक लैग लेंथ पर टेस्ट करें। ठीक है, सभी वेरिएबल्स को एक ही लैग लेंथ पर टेस्ट करें, लेकिन हर वेरिएबल की लैग लेंथ ऑप्टिमल डिफरेंट हो सकती है, दिस इज नॉट एन इशू, लेकिन एक मॉडल की एक ही ऑप्टिमल लैग लेंथ होगी। ठीक है, बस कोशिश करनी है एक दो से ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लैग्स बढ़ाते जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी कम होती जाएगी, यानी डेटा उतना छोटा होता जाएगा आपका। तो बेहतर ये है कि आपने एक आध लैग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही लें, लेकिन वैसे क्राइटेरिया ये होता है कि आपने 1/4, ठीक है, यानी टोटल सैंपल का 1/4 आप लेते हैं लैग्स। यानी फर्ज करें आपका ये सैंपल आ रहा था
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी बन रही थी। सर 34 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। 34 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें, आपके पास इसका क्राइटेरिया आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.5 बनती है। ठीक है, तो आपने 8 तक लैग बहुत ज्यादा है सर। 8 ऑब्जर्वेशन इसमें से कम हो जाए तो वैसे ही लेस देन 30 हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन। बात समझ रहे हैं? सो हमने इतने ज्यादा लैग इंट्रोड्यूस नहीं करवाने, कोशिश करें बस एक आध लैग इंट्रोड्यूस करवाएं एंड दैट्स फाइन। ओरिजिनल डेटा के क्लोज रहें ज्यादा। अच्छा, मैं वहां से कॉपी करता हूँ रिजल्ट। नहीं जी, अब मैं क्विकली करता हूँ क्योंकि डिटेल मैंने आपको बता दी है। व्यू, यूनिट रूट, लेवल, ये रिजल्ट आया, इसको मैंने कॉपी किया। ये कहाँ पे है जी? लैग लेंथ वन है। आप चाहें तो इस टेबल के अंदर इसकी लैग लेंथ भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ले जी, आप लैग लेंथ इसकी 1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद ये सेम वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे टेस्ट होंगे। डी 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 रेफर्स फर्स्ट डिफरेंस, डबल डी रेफर्स सेकंड डिफरेंस। ले जी, दिस इज टॉ स्टैटिस्टिक्स। This is not regular t-test. This is tau statistics. ADF follows a tau distribution. And this is lag length. आप चाहें तो lag length मेंशन कर दें और चाहें तो ना करें। नॉर्मल यूनिट रूट टेस्ट के अंदर ये lag length नहीं मेंशन होती यूनिट रूट के टेबल में। तो ये मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लें जी, और हमने फर्स्ट डिफरेंस पे इसको देखा था तो हमारी वैल्यू आई थी दिस वन। ओके, इसी पैटर्न पर आपने इस वैल्यू को यहां पेस्ट कर देना। ठीक है, एंड लैग लेंथ इज 1। ठीक है, ले जी, तो अब ये टेबल आपका चलता जाएगा नीचे। ये मर्ज कर दिया इसको। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह सेकंड वेरिएबल के लिए भी मैं कर देता हूं एंड द प्रोसेस वुड कंटिन्यू फॉर फर्दर वेरिएबल्स एज वेल। जो पहला मैंने कर लिया है जीडीपी का, इसको मैंने किया क्लोज। द नेक्स्ट वेरिएबल इज लेबर फोर्स। आई हैव जस्ट ओपन दिस वेरिएबल, आई हैव गॉन टू व्यू, then I've come to unit root test, I've clicked it, then you could see that a drop down box comes over here. We are basically applying ADF unit root test. So firstly or initially we will test the ADF at level with intercept specification and with user specified option using lag length 1 as the optimal lag. Pressed OK. ये कैलकुलेटेड वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई। क्रिटिकल वैल्यू हर टेस्ट के लिए फर्स्ट डिफरेंस तक सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्सेल शीट पे दोबारा आया हूं। लेबर फोर्स के सामने लेवल वाली इंफॉर्मेशन पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, लैग लेंथ 1 ही मैं यूज करूंगा, जहां चेंज करूंगा वहां मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा जी, व्यू, सॉरी, व्यू, सेम वेरिएबल का यूनिट रूट टेस्ट फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट डिफरेंस की कैलकुलेटेड और प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो अब आप देखें
अच्छा, अब इन दोनों से इस टेबल के दो मैंने कर दी हैं, इनमें अब देखते हैं कि बेसिकली पोजीशन क्या है। अच्छा, अब ये देखें जरा आप कि लेबर फोर्स भी लेवल पे आपको नजर आ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी है, 0.8284। ये भी 0.1 और अबव आ गई, तो इसका मतलब है ये भी लेवल पे क्या है, नॉन स्टेशनरी। लुक एट दिस वेरिएबल एट फर्स्ट डिफरेंस। दोनों को देखें जरा, इन दोनों वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी वैल्यू को कंपेयर करें इसके साथ। ये 0.1 और अबव है और ये दोनों 0.1 से लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.1 से लेस है, इनका मतलब ये है कि इनका स्लोप क्या हो गया, जीरो। ठीक है, और इनका स्लोप क्या है, नॉन जीरो। जिनका स्लोप नॉन जीरो है वो वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी हैं, जिनका स्लोप जीरो है वो वेरिएबल्स स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब उनका ट्रेंड एलिमिनेट हो गया अप्रोक्सीमेटली। जी सर, इसी तरह बिल्कुल आप सही। फर्दर सभी वेरिएबल्स पर ये यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं अब आपको लेके जा रहा हूं फिलिप पैरन पे। ठीक है, यूनिट रूट को दोबारा क्लिक करें, ये एडीएफ ड्रॉप यानी ये यूनिट रूट, ये टेस्ट टाइप आ रहा है, टेस्ट टाइप के नीचे ड्रॉप डाउन बना हुआ, इस ड्रॉप डाउन से आप डिकी फुलर पे भी जा सकते हैं। मैं फिलिप पैरन पे आ रहा हूँ। फिलिप पैरन को जैसे ही आपने क्लिक किया, इसको लेवल पे टेस्ट करें, इंटरसेप्ट और यूजर स्पेसिफिकेशन 1, ओके किया जी। ये देखें, ये आ गया एडजस्टेड टी स्टैट प्रोबेबिलिटी। इसकी मेथोडोलॉजी आप बेशक पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या है। नॉर्मली दोनों टेस्ट जो हैं, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी अप्रोक्सीमेटली 40-50 के अराउंड हो, तो तब हम इस टेस्ट को यानी इन दोनों टेस्ट को यूज करते हैं। जब 40 से ऑब्जर्वेशंस लेस हो जाएं, ठीक है, यानी नियर टू 30 हो या 33, 34, 35 के करीब हो, तो उस केस के अंदर नॉर्मली केपीएसएस यूनिट रूट टेस्ट, और उसके बाद एक 2001 लाइक 2001 में टेस्ट आया है एनजी पैरन यूनिट रूट टेस्ट। ये दोनों ही स्मॉल सैंपल साइज यानी 30 और अबव सैंपल साइज बट बिलो देन 40, उनके लिए ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा रॉबस्ट है। ठीक है, तो जब सैंपल साइज इनमें आ जाए, देखें ऊपर भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, एडीएफ और फिलिप पैरन की एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सैंपल साइज कम होते ही उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो एनजी पैरन और केपीएसएस है वो स्मॉल सैंपल यानी मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 और अबव ऑब्जर्वेशंस के लिए वो एफिशिएंट है, और ऊपर जाएं तो और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन छोटी ऑब्जर्वेशंस पर भी वो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो लेकिन स्कॉलर्स इस पे ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, ज्यादा क्यूरोसिटी उनकी नहीं होती। सो दे बेसिकली यूज यूनिट रूट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एविडेंस ऑफ स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी। ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो कोइंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेशन है उस पर जाया जा सके। द रीजन इज कि जब वेरिएबल में ट्रेंड एविडेंट होता है तो नॉर्मल ओएलएस के एस्टिमेट्स स्पोरियस हो जाते, नीड टू अप्लाई यूनिट रूट टेस्ट। ठीक है, तो यूनिट रूट टेस्ट हमने हर हाल में अप्लाई करना है ताकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मिले, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू हम को इंटीग्रेशन मेथड में जाएंगे। और जा इस मकसद के लिए रहे हैं कि जब डेटा में ट्रेंड एविडेंट है तो ट्रेंड की वजह से हम ओएलएस नॉर्मली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ओएलएस के रिजल्ट्स हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएंगे, स्पोरियस हो जाएंगे। तो उन रिजल्ट्स के बजाय हमने फिर को इंटीग्रेशन मेथड्स के थ्रू आगे फर्दर अपनी प्रोसेसिंग करनी है। तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूनिट रूट टेस्ट जो है वो प्री रेक्विजिट कंडीशन है। ठीक है, तो अब यूनिट रूट टेस्ट में भी लोग इसकी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे होते, और करनी भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। तो बस अपने इंफॉर्मेशन के लिए जरूर ध्यान में रखें कि जब कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हों, so we can apply NG Parent and KPSS unit root test, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 और 50 के अराउंड हो, so we can go ahead for ADF and Philip Parent। नॉर्मली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मैं अपने केसेस के अंदर नॉर्मली एनजी पैरन और केपीएसएस ही अप्लाई कर रहा होता हूँ कि दोनों टेस्ट जो है वो एडीएफ और फिलिप पैरन के बाद आए हैं, ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा एफिशिएंट है, सो मैं उनको ज्यादा
प्रेफरेंस देता हूँ अपने जितने भी मतलब एनालिसिस वगैरह कर रहा होता हूँ, क्योंकि जितना लेटर टेस्ट आएगा वो उतना ज्यादा यूजेबल होगा, ज्यादा डिमांडिंग होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट मेथड्स की तरफ जाया जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्ड मेथड्स की सिग्निफिकेंस नहीं है, ऑब्वियसली ओल्ड मेथड्स की बेसिस पर न्यू मेथड्स इवॉल्व होते हैं, लेकिन वो ट्रेंड यही है ना कि जो चीज ज्यादा डिमांडिंग है उसके अकॉर्डिंगली मूव ऑन किया जाए। अच्छा जी, अब फिलिप पैरन के अंदर जब मैं आया तो यूनिट रूट टेस्ट को लेवल पे टेस्ट किया, ये है लेबर फोर्स के लिए, ठीक है, ये जरा जहन में रखिएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास है, कॉपी करके अब मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं जी। ले जी, ये कॉपी, ये पेस्ट, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं इसको। अच्छा जी, यहां इसको पेस्ट कर दिया और ये आ गया है जनाबे वाला एडीएफ यूनिट रूट टेस्ट। और ये टेबल कॉन्टिन्यूड ही है, एडीएफ के बजाय अब यहाँ पर फिलिप पैरन आ जाएगी, ठीक है जी। ये टी स्टैटिस्टिक्स है, लैग लेंथ है, लें जी, यहाँ टी के बजाय क्या आ जाएगा, एडजस्टेड टी। ठीक हो गई बात। ये लेबर फोर्स की वैल्यू आ गई जी। और यहां पर देखें एडीएफ में क्या है, -0.71, जबकि एडजस्टेड टी के मुताबिक देखें -0.89, ठीक है। यहां हम 82% श्योर हैं कि हमारा नाला हाइपोथेसिस करेक्ट है, यहां हम 77.58% श्योर हैं कि हमारा नाला हाइपोथेसिस एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसका मतलब है पूल ऑफ इंफॉर्मेशन ये जो फिलिप पैरन है इसके अंदर ज्यादा ऐड की गई है, तो हमारी जो श्योरिटी है, डाउट्स बढ़ गए कि नल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ वो डाउट्स हमारे ज्यादा नहीं है, यहाँ हमारी लाइक एरर कितना परसेंट है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 13%, यहाँ 23%, यानी 10% का एरर ऐड हुआ है। लाइक इसमें किसमें ऐड हुआ है, डाउट 10% का ऐड हुआ है, यानी यहां हम कह रहे हैं 13% श्योर है कि ऑल्टरनेट बेहतर है, यहां ऑल्टरनेट की तरफ इंक्लिनेशन 10% इंक्रीज हो गई है। बात समझ रहे हैं? तो कुछ ना कुछ इस टेस्ट के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी वजह से ये टेस्ट के अंदर एक्सेप्टेंस की तरफ रुझान बढ़ा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की, जबकि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस की तरफ 10% रुझान बढ़ गया है और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ 10% रुझान बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया लेबर फोर्स का लेवल पे। इसी तरह लेबर फोर्स का फर्स्ट डिफरेंस पे अगर आपने यूनिट रूट टेस्ट करना है, व्यू यूनिट रूट फर्स्ट डिफरेंस, ये देखें ड्रॉप डाउन में फिलिप पैरन, फर्स्ट डिफरेंस, इंटरसेप्ट और यूजर स्पेसिफिकेशन में 1, ओके। जैसे ही ओके क्लिक किया तो कॉपी किया ये टेस्ट और साथ इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ओके। लेट्स गो टू एक्सेल फाइल, लेबर फोर्स के सामने आके पेस्ट और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां कैलकुलेटेड वैल्यू देखें और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। यहां जरा गौर से देखें, इस वैल्यू को जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं 100 से। यहां हम कह रहे हैं कि वी आर 1.7% श्योर, वी आर 1.7% श्योर दैट द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मतलब क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखा
कि 1.74% वी आर श्योर दैट द नल हाइपोथेसिस इज गुड और एक्यूरेट। इसका मतलब है कि 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो वी आर 98.26% श्योर दैट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ये कौन कह रहा है जी? एडीएफ टेस्ट कह रहा है। किसके बारे में? लेबर फोर्स के बारे में कह रहा है। नाउ लेट्स लेट्स मल्टीप्लाई दिस विद 100। आंसर आ गया 0.01। ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम 100। अब देखें जरा, डिफरेंस चेक करें जरा। यहां हमें 98.26% पता है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट है, और ये फिलिप पेरन के मुताबिक देखें जरा, 99.99% we are sure that the alternate hypothesis is correct, and we are 0.01% sure that the null hypothesis is correct as per Philip Perrin test और ADF में देखें जरा। सो इसका मतलब क्या है कि accepting null hypothesis in case of Philip Perrin test is discouraged और accepting of alternate hypothesis is encouraged। तो ये टेस्ट रिलेटिवली इसके मुकाबले में वीक हो गया। बात समझ रहे? वो किन ग्राउंड्स पे हुआ है, वो मेथोडोलॉजी आप पढ़िएगा इसकी। ठीक होगी बात? अच्छा, अब बाकी वेरिएबल्स के लिए इसको कंप्लीट कर ले।